हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का पार्ट 1 डिस्कस किया और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल्स देखा था असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के टूल्स होते हैं, डेवलपमेंट टूल्स क्या क्या हैं, उन सब के बारे में बात किया था। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, लूपिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टाइमर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, काउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग टेक्निक्स से। सो सब व्हाट इज प्रोग्रामिंग टेक्निक्स? तो इन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वी आर यूजिंग 3 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. So techniques are looping, counting, indexing, and then we have code conversion. First technique is looping, then we are using counting, then we are using the indexing, and lastly we are using the code conversions. So now starting with the looping, counting, and indexing, what are the programming techniques related to these? So first of all we are discussing about the looping. So looping techniques में हम लोग क्या काम करेंगे? We are having the certain set of instructions and they will be executed repeatedly to perform a particular task. कि looping में क्या होगा, हम लोग set of instructions को या सिर्फ कुछ instructions को ही क्या काम करेंगे, execute करेंगे, repeatedly execute करेंगे, जिसका काम होगा to perform a particular task. देन सेकंड आता है आपका काउंटिंग टेक्निक्स का कि ये क्या काम करेगा, इट अलाउज द प्रोग्रामर टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स द इंस्ट्रक्शन और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बीन एग्जीक्यूटेड, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका एग्जीक्यूट करेगा, दैट विल बी कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ काउंटिंग. तीसरा आता है इंडेक्सिंग. तो इंडेक्सिंग क्या होगा कि जहां पर हमें क्या करना होता है, सिक्वेंशियल डेटा को ऑब्जर्व करना होता है, सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस को ऑब्जर्व करना होता है. देन देयर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. सो कमिंग ओवर टू द लूप. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लूप क्या कहता है? सो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लूप के अंदर में वी हैव 4 सेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इनिशियलाइजेशन सेक्शन, जहां पर क्या काम करेंगे, हम लोग लूप को इनिशियलाइज करेंगे, लूप काउंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे कि लूप आपका कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा. साथ ही एड्रेस रजिस्टर्स को अलाउ इनिशियलाइज करेंगे, जो कि आपका इंडेक्सिंग के लिए यूज होगा फॉर पॉइंटिंग द कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस एंड अदर वेरिएबल्स. सेकंड आपका होगा प्रोसेसिंग सेक्शन. तो प्रोसेसिंग सेक्शन में क्या काम करेगा कि जो भी आपको टास्क को परफॉर्म करना होगा, तो सारे के सारे जितने भी आपके डेटा मैनिपुलेशन टास्क होते हैं वो आपका प्रोसेसिंग सेक्शन में ही परफॉर्म किए जाएंगे. देन आपका आता है लूप कंट्रोल सेक्शन आपका थर्ड सेक्शन में. तो लूप कंट्रोल सेक्शन क्या काम कर रहा होता है कि ये क्या काम करेगा कि लूप काउंटर की जो आपकी वैल्यूज हैं उनको अपडेट करेगा, साथ ही जो आपके इंस्ट्रक्शन के इटरेशंस हैं उनके पॉइंटर्स को भी अपडेट करेगा. और लास्टली आता है आपका रिजल्ट सेक्शन, जहां पर क्या काम करेंगे, आप में रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करके किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करेंगे. नाउ फ्लो चार्ट क्या होगा लूप का? तो लूप के फ्लो चार्ट के लिए हम लोग 2 तरीके से फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द प्रोसेसिंग सेक्शन. की प्रोसेसिंग सेक्शन की जो पोजीशन है उसके बेसिस पर 2 तरीके से फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट फ्लो चार्ट ऐसा होगा कि जहां पर एटलीस्ट एक बार प्रोसेसिंग सेक्शन तो आपका एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, और जो सेकंड सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड फ्लो चार्ट को, वहां पर ऐसा होगा कि प्रोसेसिंग सेक्शन आपका एग्जीक्यूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहां पर पहला स्टार्ट होगा, देन आपका इनिशियलाइज होगा लूप, देन आप प्रोसेसिंग सेक्शन को यहां पर लिखेंगे, देन आपका लूप कंट्रोल सेक्शन होगा. तब क्या कंडीशन आपका चेक होगा कि लूपिंग आपका ओवर तो नहीं हो गया. अगर यस तो रिजल्ट होकर के आप एंड कर दोगे, अगर नो तो वापस आप जाओगे कहां पर, इनिशियलाइजेशन सेक्शन के बाद आप जाओगे, वापस से आपका ये स्टेटमेंट चलेगा. तो ये लूप आपका क्या करेगा कि यहां पर क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट एक बार तो आपका प्रोसेसिंग सेक्शन से आपका रिजल्ट जरूर आएगा. क्लियर? सेकेंड फ्लो चार्ट में देखिए यहां पर पोजीशन ऑफ आपका प्रोसेस सेक्शन को चेंज कर दिया गया है, कंडीशन के बाद रखा गया हुआ है. तो यहां पर पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, देन आप इनिशियलाइज करेंगे, देन आपका लूप कंट्रोल सेक्शन होगा, देन आपका कंडीशन चेक होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग सेक्शन आपका आएगा. तो यहां पर गारंटी ये भी है कि अगर आपका लूपिंग ओवर हो चुका होगा तो इट इज नॉट गारंटीड कि आपका प्रोसेसिंग सेक्शन वहां पर एग्जीक्यूट कर ही जाए. सो इट इज पॉसिबल दैट प्रोसेसिंग सेक्शन मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल इफ नेसेसरी. ठीक है. सो दोनों में क्या था, दोनों फ्लो चार्ट के अंदर में लूपिंग के आपने देखा कि प्रोसेसिंग सेक्शन जो है उनकी पोजीशन का फर्क हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, पीछे वाले फ्लो चार्ट में एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, बट यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जीक्यूट नहीं भी कर सकता है. इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशंस.
नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ अगर लूप को लिया जाए तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या काम किया है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स, कि हमें क्या काम करना है, कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स का सम निकालना है। ठीक, तो आपने क्या काम किया, आपने ये कहा है कि द लेंथ ऑफ द सीरीज इन द मेमोरी लोकेशन 2300H, यानी जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो आपके 2300H के ऊपर में है, और जो आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 2301H से। ठीक है, तो अब क्या करना, उसके बाद कहा है कि जो रिजल्ट होगा उसको सम को स्टोर करना है आपको 2500H के ऊपर में, और कैरी को स्टोर करना है 2501H के ऊपर में। तो सम ऑफ सीरीज निकालना है, 4 एलिमेंट की हमने सीरीज मान लिया कि 2300H, ये आपका 4 इसकी वैल्यू 04H है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 04H है। फिर आपके पास 4 एलिमेंट यहां पर ये दिए गए हैं, 2301H के ऊपर 9A है, 2302 पर आपका 52 है, 2303 पर आपका 89 है, 2304 पर आपका 3E है। तो ये 4 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर स्टोर किए गए हैं, इन चारों एलिमेंट का सम निकालना है। सम को स्टोर करेंगे आपका 2500H के ऊपर में, और जो कैरी आपका आएगा उसको स्टोर करेंगे 2501H के ऊपर में। तो ये एक सैंपल प्रोग्राम हमने लिया हुआ है। नाउ इसका देखते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या काम किया आपने, स्टार्ट किया, देन सम और कैरी को इनिशियली 0 कर लिया, देन आपने पॉइंटर इनिशियलाइज किया मेमोरी के लिए, कि जब आपका मेमोरी पॉइंटर्स लिया हुआ जहां से वैल्यू को रीड करेंगे सम निकालने के लिए, वो आपका हो जाएगा इनिशियलाइज किया 2301H से। देन आपने काउंटर को लिया हुआ है, काउंट को लिया वेरिएबल, काउंट वेरिएबल में आपने 2300H की वैल्यू डाल दी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो काउंट में चला गया। देन आपने सम को लिखा, सम के ब्रैकेट में L लिखा है, मतलब लोअर बाइट को आप सम लोगे, हायर बाइट कैरी होगा आपका, तो उस लोअर बाइट ऑफ सम आपका हो गया सम प्लस पॉइंटर। हर बार मेमोरी पॉइंटर से आप वैल्यू को रीड करते जाओगे, सम में ऐड करते जाओगे, सम की वैल्यू अपडेट होती चली जाएगी। फिर आप चेक करोगे कैरी आया कि नहीं आया, अगर कैरी यस तो कैरी की वैल्यू को 1 से आप बढ़ा दोगे, कैरी टेंस टू कैरी +1 हो जाएगा। अगर नहीं तो आप सीधे आगे बढ़ करके यहां पर आ जाओगे और पॉइंटर की वैल्यू को 1 बढ़ा करके काउंट को 1 कर दोगे, क्योंकि जैसे ही आपका पॉइंटर 1 बढ़ेगा तो काउंट की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। फिर आप आगे बढ़ करके आएंगे, चेक करेंगे कि काउंट आपका 0 तो नहीं हो गया, सारे एलिमेंट खत्म तो नहीं हो गए, अगर यस तो एंड करके सम को स्टोर कर देगा 2501 पर और कैरी को 2502 के ऊपर में। अगर नहीं होगा तो वापस आप जाओगे और सम की वैल्यू को फिर से रिकैलकुलेट करना शुरू करोगे। तो ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है। नाउ इसके बेसिस पर देखते हैं हम लोग का प्रोग्रामिंग क्या होगा। नाउ सबसे पहले आपने क्या काम किया, लिखा LDA 2300H, लोड किया एक्यूमुलेटर से, कहां से 2300H से आपने लोड किया, जहां पर आपके काउंट की वैल्यू A में आ गई। फिर काउंट की वैल्यू को रजिस्टर C में डाल दिया, तो रजिस्टर C आपका काउंट की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, यानी हो गया इनिशियलाइज कर दिया आपने पॉइंटर को। देन LXIH 2301H, मेमोरी पॉइंटर को इनिशियलाइज करना था, तो HL पेयर से करते हैं, तो आपने मेमोरी पॉइंटर को इनिशियलाइज किया 2301H से। देन आपने सब A कर दिया, तो सब A का मतलब क्या होगा, A टेंस टू A-1, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A टेंस टू A-A, तो यानी सम की वैल्यू भी आपकी 0 हो गई, इनिशियलाइज हो गई। देन आपने A की वैल्यू 0 आई थी, वो B में डाल दी, B आपका कैरी के रजिस्टर यूज किया हुआ है, तो कैरी भी आपका इनिशियलाइज हो गया 0 से। नाउ आपने लूप लगाया बैक का, आपने लिखा एड M, जो कि था आपका सम इज इक्वल टू सम प्लस मेमोरी पॉइंटर, क्योंकि M है मेमोरी के लिए, ठीक। देन आप क्या काम करोगे, ऐड करते चले जाओगे सम की वैल्यू में मेमोरी का कंटेंट आप ऐड करते चले जाओगे बार बार। तब तक आपने लिखा है JNC लूप INRB, ठीक, कब, जब तक आपका कैरी जनरेट नहीं होता, जंप ऑन नो कैरी, अगर जंप ऑन नो कैरी है तो आप लूप पे चले जाओ, ठीक, कंडीशन ट्रू होती जाएगी, और अदरवाइज आप एक क्या करना, INRB कर देना, कि अगर कैरी जनरेट हो जाता है तो आप कैरी को 1 बढ़ा देना। कैरी आपका रजिस्टर B में था, तो अगर आपका कैरी जनरेट नहीं हुआ तो लूप B में चले जाओ, और अगर हो गया है तो कैरी को 1 बढ़ा दो। देन लूप में आ जाएंगे, लूप में लिखा INSH, यानी आप मेमोरी पॉइंटर को 1 से बढ़ा दिया, देन काउंट को 1 कम कर दिया DCRC से, देन JNZ बैक, यानी आप चेक करते रहोगे जब तक आपका काउंट वैल्यू 0 तो नहीं मिल जा रही है, नॉन 0 वैल्यू मिलेगी तो आपका बैक पे जाते ये लूप चलाते रहो, ठीक। अगर 0 मिल जाता है तो आप क्या काम करोगे, STA लगा करके सम को स्टोर कर दोगे। फिर आपका कैरी कहाँ B में है, उसको A में लाना पड़ेगा, क्योंकि STA के लिए यूज करना है, तो STA लगा करके 2501H डाल करके आप प्रोग्राम को कैरी को स्टोर कर दोगे 2501H के ऊपर में, और हॉट लगा करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका टाइमर एंड काउंटर। तो टाइमर और काउंटर थोड़ा टिपिकल टॉपिक्स है, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि टाइमर और काउंटर क्या करते हैं। तो रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल को अगर हम लोग देखते हैं कि जहां पर आपका येलो है, रेड है, ग्रीन है, तो वो कलर की जो लाइट होती है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जलती हैं, कि सपोज कर अगर ग्रीन जल रही होगी तो रेड ऑफ होगा, फिर रेड ऑन होगा तो आपका येलो ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, सबका टाइम इंटरवल सेट होता है, हर एक इंटरवल के डिले के बाद एक लाइट पर्टिकुलर ऑन हो जाती है।
सिमिलरली डिजिटल क्लॉक में आपका टाइम इंटरवल जैसे चेंज होता है सेकंड के अकॉर्डिंग। देन प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स आपका आ जाए, सीरियल कम्युनिकेशन में जहां पर आप क्या करते हैं सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसको ट्रैक करने का काम, किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा वो कैलकुलेट करने में यूज किया गया। नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितना इन्वॉल्व हुआ किसी प्रोग्राम में, किसी इंस्ट्रक्शन में, उसको कैलकुलेट करना होगा। तो इन सब पर्पस के लिए हम लोग टाइमर और काउंटर को यूज करते हुए हैं। क्लियर? तो ऐसे टाइमर जहां पर हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करके टाइम इंटरवल को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम डिलेस। क्लियर? नाउ अब हमको ये पता है कि जब माइक्रो प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना एक एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो जितना इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम होगा यानी उतने समय का डिले तो जरूर आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर कंसेक्यूटिव 3 इंस्ट्रक्शंस हैं तो पहली इंस्ट्रक्शन और तीसरी इंस्ट्रक्शन के बीच में कितना डिले होगा वो उतना ही डिले होगा जितनी सेकंड इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने में नंबर ऑफ टाइम्स इन्वॉल्व हुआ होगा, टाइम इंटरवल इन्वॉल्व हुआ होगा। ठीक? तो अब क्या किया जाए, अगर हम बात करते हैं इन टाइम को इंट्रोड्यूस करना है, टाइम इंटरवल को इंट्रोड्यूस करना है, टाइम डिले को इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे? तो पहला तरीका हमारा आता है नॉप इंस्ट्रक्शन को, कि टाइम डिले को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉप इंस्ट्रक्शन। नॉप का मतलब होता है नो ऑपरेशन, की कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, बट नॉप इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व करता है 4 टी स्टेट्स को। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 4 टी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अगर टी की वैल्यू पता चल जाएगा तो 4 इंटू टी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स का डिले ये प्रोड्यूस कर देगा। टी स्टेट कैसे निकालते हैं? टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी पता होगा, तो एक टी स्टेट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका टी का वैल्यू आ जाएगा। टी को रख के यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नॉप इंस्ट्रक्शन के प्रोड्यूस होने में, एग्जीक्यूट होने में कितना डिले इन्वॉल्व हुआ वो आप निकाल सकते हैं। ठीक? जबकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया बट डिले तो प्रोड्यूस किया। दैट मींस कि क्या मतलब है कि नॉप इंस्ट्रक्शन को यूज करके हम 40 अमाउंट का एक डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है टाइम डिले यूजिंग द काउंटर्स, कि हमें ये पता है कि जो काउंटर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पल्स को काउंट करते हैं जो कि उनको प्रेजेंट की जाती है डिजिटल फॉर्मेट में। क्लियर? देयरफॉर जब वो एक काउंट से दूसरा काउंट जाएगा, दूसरे से तीसरा काउंट बढ़ेगा, तो काउंट के बढ़ने में भी और या काउंट के डिक्रीज होने में भी क्या होता है, डिले जनरेट होता है। ठीक? अब कैसे इसको निकालते हैं, तो इसके लिए क्या किया, मान लेते हैं हम लोग क्या करें कि अगर हमें क्या पता रहे, काउंटिंग रूटीन पता है और इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर दे दिया जाए तो हम किसी भी स्पेसिफिक डिले को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक डिले को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर 8 बिट के काउंटर को कंसीडर कर लिया कि एक ऐसा काउंटर जो कि 8 बिट नंबर को काउंट कर सकता है। ठीक? रजिस्टर सी को यूज किया हुआ है काउंट वैल्यू को होल्ड करने के लिए। आपने क्या काम किया, एक सिंपल से प्रोग्राम लिखा MVIC काउंट, यानी काउंट की वैल्यू रजिस्टर सी में आपने डाल दी, यानी लोड कर दिया काउंट को, ये 7 टी स्टेट्स को इन्वॉल्व करेगा। देन आपने छोटा सा लूप लगाया 2 इंस्ट्रक्शन का, आपने लिखा बैक, लूप का नाम है बैक, देन DCRC JNZ बैक। ठीक? यानी काउंट की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करो तो सी की वैल्यू हो जाएगी C टेंड्स टू C-1 और देन JNZ का क्या करो जब तक नॉन जीरो वैल्यू मिलती रहे ये लूप आपका चलता ही रहे, और जैसे ही आपकी जीरो वैल्यू मिल जाएगी लूप आपका ब्रेक कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DCRC में डिक्रीमेंट काउंट ये 40 स्टेट्स को इन्वॉल्व किया। देन आपने लिखा JNZ बैक, यानी क्या हो जाएगा कि जब तक नॉन जीरो वैल्यू मिलती रहेगी आपका लूप चलता रहे। तो अगर क्या हो जाएगा, जब तक आपकी नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी तब तक ये इन्वॉल्व करेगा 10 टी स्टेट्स को, जब आखिरी बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इन्वॉल्व करेगा 7 टी स्टेट्स को। तो टोटल टी स्टेट्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग के पास, अगर टी की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो टोटल डिले को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन से किसी प्रोग्राम में कितना टाइम डिले इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम लोग जो कहते हैं सॉफ्टवेयर टाइमर क्या होता है कि जहां पर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को यूज करके हम लोग टाइम डिले को निकाल लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं सॉफ्टवेयर टाइमर्स। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि DCRC और JNZ के कैसे एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट करेगा DCRC और JNZ एज मेनी टाइम्स एज इक्वल टू द नंबर ऑफ काउंट्स मेंशन्ड इन द रजिस्टर C। देन उसके बाद टोटल टी स्टेट्स कैसे निकलेगा, तो JNZ इंस्ट्रक्शन जो होता है, मैंने ऐसे आपसे कहा कि जब तक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी तब तक 10 टी स्टेट्स होगा, आखिरी बार जब जीरो मिल जाएगा तो 7 टी स्टेट्स को इन्वॉल्व करेगा। MVIC 7 टी स्टेट पीछे मेंशन किया हुआ है और काउंट -1 वो पास करेगा लूप से, कब तक, जब तक कंडीशन आपका मेट करेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो बैक कर जाएगा लूप। तो टोटल टी स्टेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स आपने कहा MVIC के लिए 7 टी स्टेट्स हो गया, काउंट -1 इंटू 4 + 10, 4 + 10 कहां से आ गया, क्योंकि देखिए पीछे जैसे बताया था कि 4 ये यहां से लेगा और आपका
4 यहाँ से लेगा और 10 ये लेगा, तो जब तक कंडीशन मेट हो जाएगी, काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी थी, तो काउंट -1 यहाँ से लेगा और कितने पास 4 + 10 तक ये लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 + 10 और आखिरी बार जब लूप ब्रेक कर जाएगा तो हो जाएगा 4 + 7। मान लिया अगर काउंट की वैल्यू 5 है तो टोटल स्टेट 74 टी स्टेट्स हो गया। फिर अगर आपने कहा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज दिया गया तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/2 मेगाहर्ट्ज 0.5 माइक्रोसेकंड का। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, इतना 37 माइक्रोसेकंड्स का हो गया। यानी इतना डिले को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो फॉर द काउंट वैल्यू ऑफ 5। फिर मगर मैक्सिमम काउंट की बात किया जाए तो 8 बिट का मैक्सिमम काउंट कितना होगा 2^8, वो होगा 256। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 + 255 - 1, क्लियर। उसके बाद हो जाएगा इंटू 14 + ये 11 और टोटल टाइम कितना था 0.5 माइक्रोसेकंड का निकाला। यहां पर रख देंगे उठा करके इसी फॉर्मूले में। ठीक, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना आ गया 1787 माइक्रोसेकंड्स का। कब, जब आप 8 बिट काउंटर को यूज करेंगे मैक्सिमम काउंट के साथ। नेक्स्ट आता है टाइम डिले यूजिंग द नेस्टेड लूप, कि जब लूप के अंदर में लूप चले तो यहां पर क्या होगा कि एक इनर लूप होगा और एक आउटर लूप होगा। तो आउटर लूप इनर लूप के लिए क्या काम करेगा, मल्टीप्लाइंग काउंट को प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट लूप होगा वो क्या होगा, वो जैसे प्रीवियस डिस्कस किया, पीछे डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही होगा। दूसरा आउटर मोस्ट लूप होगा जो क्या काम करेगा, इनर लूप के लिए मल्टीप्लाइंग काउंट को जनरेट करेगा। देखिए सोर्स प्रोग्राम इसका कहता है MVIB मल्टीप्लायर काउंट, जो कि आउटर लूप जनरेट करेगा। देन आपने स्टार्ट नाम का एक लूप लिया, लिखा MVIC डिले काउंट, तो डिले काउंट को आपने दिया इनर लूप के लिए, वो आपका स्टार्ट में MVIC में चला गया। देन आपने लिखा DCRC JNZ बैक, तो ये आपका इनर लूप हो गया, DCRC JNZ बैक जैसे पीछे डिस्कस कर रहे थे। देन DCRB ये आपका बाहर वाले लूप के लिए हो गया, मल्टीप्लायर काउंट के लिए DCRB, देन JNZ स्टार्ट। तो क्या काम करेंगे, मल्टीप्लायर काउंट आपने दिया, देन डिले काउंट को आपने स्टार्ट किया, डिले काउंट को डिक्रीज करते चले गए, कब तक, नॉन जीरो वैल्यू तक। ठीक, उसके साथ साथ आपने बाहर मल्टीप्लायर काउंट को भी डिक्रीज करते चले जा रहे हैं DCRB, तो जब तक आपकी नॉन जीरो वैल्यू मिलती रहेगी आपका अंदर वाला लूप चलता रहेगा। फिर जब तक नॉन जीरो वैल्यू बाहर वाले के लिए मिलती रहेगी तो बाहर वाला लूप आपका चलता रहेगा। तो जैसे टी स्टेट्स पीछे निकाला था वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे दोनों को यूज करके। तो सबसे पहले इनर का निकालेंगे, तो इनर का तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पीछे निकाला था कि इनर क्या का टी स्टेट्स कैसे निकालेंगे, 7 प्लस डिले काउंट जो आपका दिया गया -1 × 14 + 11। डिले काउंट कहाँ मेंशन है, रजिस्टर सी के अंदर में, तो वो आप रख यहाँ पे निकाल लोगे। देन टोटल टी स्टेट्स इनर प्लस आउटर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लायर काउंट -1, क्योंकि आपका एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही चुका है स्टार्टिंग से, तो मल्टीप्लायर काउंट -1 इंटू टी इनर प्लस 14, क्योंकि जब आपका एक बार एटलीस्ट कंडीशन मेट होता रहेगा तब तक तो चलेगा टी इनर प्लस 14 और प्लस आखिरी बार में कितना 11। तो आप क्या काम करोगे, अब मान लीजिए कि डिले काउंट की वैल्यू 65H दिया, मल्टीप्लायर काउंट आपको 51H दिया, तो जब फॉर्मूले में रखेंगे तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो डेसिमल वैल्यू आपका 65 का हो जाता है 101, रख करके आपने निकाले, इनर वाले का इतना आ गया। आउटर का निकालना होगा तो क्या काम करेंगे, टोटल टाइम को निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो कैसे निकालेंगे, 51 आपके पास ये दिया गया था एच का, इसका निकाल लेंगे आप डेसिमल वैल्यू, तो वो आ गया 81 यहाँ रख करके आप टोटल टी स्टेट्स यहाँ निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज है तो एक का टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा, रख करके टोटल टाइम इंटरवल आप निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टी स्टेट्स कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आप सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को यूज करके आप स्पेसिफिक टाइम डिले को जनरेट कर सकते हैं किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। नाउ एक सिंपल प्रोग्राम लिया हम लोगों ने टाइमर का, कि हम लोगों ने लिया है कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू जनरेट अ डिले ऑफ 0.4 माइक्रोसेकंड्स इफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज 5 मेगाहर्ट्ज। तो अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कि कितना डिले कह रहा है, 0.4 सेकंड का डिले कह रहा है वो आपसे। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया कितना 5 मेगाहर्ट्ज, ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दिया। तो अगर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी देगा तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बाई 2, तो आप पहले ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर वहां से टाइम पीरियड आपने निकाली है 1 टी स्टेट का 0.4 माइक्रोसेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड टाइम आपका टोटल टाइम दिया गया था और एक टी स्टेट आपको पता है, तो नंबर ऑफ टी स्टेट आप निकाल लोगे। यही टी स्टेट्स आप अपने प्रोग्राम से भी निकालोगे और दोनों को इक्वल करा दोगे तो काउंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो पहले प्रोग्राम लिखें। सबसे पहले जैसे पीछे बताया था मैंने मल्टी नेस्टेड लूप के लिए LXIB 16 बिट का काउंट ले लिया, क्योंकि पता तो है नहीं काउंट कितना है बिट का आएगा, तो 16 बिट मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट किया 8085 के लिए। तो रजिस्टर BC में काउंट को लोड किया, फिर लूप लगाया बैक को DCXB BC रजिस्टर को डिक्रीज किया, देन C की वैल्यू को A में डाल दिया, देन ORA B किया। ये
सी की वैल्यू ए में डालना और ओ आर ए बी क्यों किया गया, इसलिए चेक किया गया कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि काउंट हमारा 0 हो गया है। ठीक, तो जब सी की वैल्यू ए में डाल देंगे तो अगर सी की वैल्यू 0 होगी तो ए में भी 0 आ जाएगा, और अगर बी के साथ ऑरिंग करेंगे तो ए और बी का ऑरिंग तभी 0 आएगा जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 0 0 आ जाएगा तो ये कंडीशन चेक कर देगा कौन, मूव सी कॉमा ए ओ आर ए बी। इससे चेक हो जाएगा कि नल वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। अगर मिल जाएगी तो आपका लूप ब्रेक कर देगा, अदरवाइज नॉन जीरो के लिए ये लूप आपका चलता ही रहेगा। क्लियर। नाउ जैसे पीछे निकाला था नंबर ऑफ टी स्टेट्स इतना आ गया, और पीछे ही तरह देखिए जैसे कहा था कि 10 प्लस काउंट -1 इंटू 24 प्लस 21। देखिए कैसे चलेगा कि पहली बार में आपने कहा कैसे चलेगा लूप, इसका देखिए काउंट -1 के बाद क्या 6 प्लस 4 जब कंडीशन मेट करेगी तो 6 और 4 ये 10 और 4 14 और 10 24 कंडीशन मेट करने के लिए डी ये होगा काउंट -1 इंटू 14 24 हो गया। कंडीशन जब मेट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 7 ये कितना 21, और इनिशियल कितना था 10। तो आपने क्या कहा कि आपका कितना टोटल टी स्टेट्स हो गया 10 प्लस काउंट -1 इंटू 24 प्लस 21। यहां से काउंट को निकालिए 16 मिनट का काउंट आ गया A to C to H। क्लियर। नाउ टाइमर का प्रोग्रामिंग देखते हैं विद सब रूटीन के साथ। तो यहां पर क्या काम किया आपने, एक सब रूटीन को डिस्कस किया हुआ है। आपने कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ डिले टू जनरेट एंड डिस्प्ले बाइनरी अप काउंटर। तो बाइनरी अप काउंटर में क्या होगा 0 से स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, देन डिक्रीज कर, देन उसके बाद अपने आप को रीसेट करके 0 पे आ जाएगा। ठीक, तो मान लिया कि सैंपल प्रोग्राम है कि आपको वी हैव टू काउंट द नंबर्स फ्रॉम 00 टू FF एंड इट शुड बी इंक्रीमेंटेड आफ्टर 0.5 सेकंड। कि एक काउंट के बाद कितना डिले आएगा, एक काउंट के बाद डिले आएगा 0.5 सेकंड का। कह रहा है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लीजिए 2 मेगाहर्ट्ज का है और डिस्प्ले रूटीन अवेलेबल है। ठीक, तो पहला ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया था तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत ही नहीं हमें, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया तो टी स्टेट निकाल लिया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट जैसे पीछे निकाला था वैसे निकाला। रिक्वायर्ड टाइम दिया था 0.5 का, टोटल टी स्टेट आपको 1 टी का पता है वैल्यू, तो नंबर ऑफ टी स्टेट्स निकाल लिया। देन पीछे वाले से प्रोग्राम को यूज किया था, सेम प्रोग्राम ही आपका यूज होगा, तो उसके लिए टोटल टी स्टेट का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से काउंट को निकाला, काउंट आपका A to C to H आ गया। देन नाउ अब एक आपका सोर्स प्रोग्राम होगा क्योंकि सब रूटीन भी है, और दूसरा प्रोग्राम सब रूटीन होगा। तो पहले आपने क्या काम किया, सोर्स प्रोग्राम में लिखा स्टार्ट, इनिशियलाइज किया काउंटर को, देन आपने कॉल किया डिस्प्ले रूटीन को, देन आपने कॉल किया डिले रूटीन को, देन आपने काउंटर को इंक्रीमेंट किया। ठीक, देन चेक किया कि मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड तो नहीं कर गया। अगर मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड कर गया तो एस करके स्टॉप कर देगा, अगर नो तो वापस कॉल डिले रूटीन को कॉल करता ही रहेगा। क्लियर। अब सब रूटीन किसके लिए है, डिले सब रूटीन को हमें निकालना है इस इनर लूप के लिए, क्योंकि डिस्प्ले तो सामने बाहर जाएगा। डिले रूटीन का निकालना है प्रोग्राम, तो क्या लिखा आपने डिले, देन इनिशियलाइज किया काउंटर को, देन आपने डिक्रीमेंट किया काउंटर को, देन चेक करेंगे काउंटर 0 तो नहीं हो गया, अगर यस तो रिटर्न करके चले जाएगा मेन प्रोग्राम पे, अगर नहीं तो काउंटर को लगातार डिक्रीमेंट करता ही रहेगा। नाउ देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है इसका। सबसे पहले क्योंकि सब रूटीन को यूज किया तो हमें स्टैक पॉइंटर को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेन प्रोग्राम को छोड़ करके आपके सब रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा तो करंट स्टेटस कहां से स्टोर करेगा, हो जाएगा स्टैक पॉइंटर स्टैक में। तो इसीलिए स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, लिखा LXISP27FFH से। देन आपने MVIC00S काउंटर को इनिशियलाइज किया 0 से। देन क्या कहा था, कॉल डिस्प्ले कॉल डिले, तो आपने बैक का लेबल लगा कर लिखा बैक 1, कॉल डिस्प्ले को कॉल किया, कॉल डिले काउंट किया आपने सब रूटीन। देन आपने लिखा INRC जैसे फ्लो चार्ट में किया था। देन सी की वैल्यू को ए में डाल करके कंपेयर करा रहे हैं यहाँ से कि आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काउंट को एक्सीड तो नहीं कर दिया काउंटर, तो आपने चेक किया कंपेयर करने के लिए CPI00H से चेक करेंगे कि FFH को एक्सीड तो नहीं कर गया, अगर कर गया होगा तो आपका लूप ब्रेक कर जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा वापस बैक जाकर के काउंट को लगातार इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये तो आपका सोर्स प्रोग्राम हो गया, किसके लिए, आपका एग्जीक्यूशन के लिए। नाउ डिले का सब रूटीन क्या होगा, तो आपने लिखा जैसे पीछे प्रोग्राम था डिले, आपने रजिस्टर DE को यूज किया, 16 बिट काउंट था A to C to H, तो LXI DE रजिस्टर पेयर को यूज किया तो सिर्फ LXI D लिखेंगे, कॉमा A to C to H 16 बिट से इनिशियलाइज किया। देन लूप लगा जैसे पीछे यूज किया था, बैक लगा बैक 2 क्योंकि बैक 1 यूज कर चुके थे, बैक 2 का लूप लगाया। आपने DCX D लिखा, यानी D के कंटेंट को डिक्रीज करोगे 1 से आप, देन E के कंटेंट को A में लाओगे आप नॉन जीरो वैल्यू को चेक करने, जीरो वैल्यू को चेक करने के लिए। देन ORA D कर दिया आपने, तो चेक करोगे कि आपका रिजल्ट 0 तो नहीं आ गया, अगर 0 आ जाएगा तो लूप को ब्रेक करके रिटर्न करके चला जाएगा मेन प्रोग्राम में, अदरवाइज लूप को ये चलाता ही रहेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, सब रूटीन से आपका डिले आता रहेगा और मेन प्रोग्राम से आपका डिस्प्ले चलता रहेगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है हम लोगों का। अब आगे के वीडियोस में हम लोग और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए अमिताभ EC एक्सपर्ट्स को।